स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एंजाइम काइनेटिक्स के बारे में। इससे पहली वाली वीडियो में हमने एंजाइम का नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन पढ़ा है और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एंजाइम काइनेटिक्स, जिसमें हम इस फर्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे माइकल मेंटन इक्वेशन के बारे में, हेल्डेन मॉडिफिकेशन के बारे में और इससे नेक्स्ट वीडियो में लाइन-वीवर वर्क लॉट के बारे में पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं क्या माइकलिस मेंटन हाइपोथेसिस या माइकलिस मेंटन इक्वेशन कैसे होती है, क्या होता है इस इक्वेशन के थ्रू, किन अजम्पशंस पे बेस्ड है ये इक्वेशन, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो जो हम एंजाइम काइनेटिक्स के बारे में बात करते हैं तो एंजाइम काइनेटिक्स में हम पढ़ते हैं कि रिएक्शन किस तरीके से कैटेलाइज होती है, क्या रिएक्शन का रेट होता है, उसकी वेलोसिटी क्या होती है, कितना सबस्ट्रेट आपके एंजाइम के साथ बाइंड करता है, किस रेट से वो रिएक्शन होती है, उसकी वेलोसिटी कितनी होती है और आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी क्या हो सकती है रिएक्शन की। इन सब चीजों के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमें क्या होता है, हमें नहीं पता होता कि क्या क्या उन रिएक्शंस में होने वाला है, लेकिन ऐसी ही बहुत सारी असम्पशंस थी। ये कब की बात है, जब माइकलिस और मेंटन 1913 में माइकलिस और मेंटन यानी कि लाइनोर माइकलिस और मॉड एलमेंटन 1913 में एंजाइम के कैटेलाइज पे वर्क कर रहे थे। किस पे, आपके सुक्रोज की कैटेलिसिस कौन कर रहा था, इन्वर्टेज। तो ये इन्वर्टेज किस तरीके से सुक्रोज को कैटेलाइज करके उसको ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर रहा है, इस पे ये काम कर रहे थे। और इसी टाइम पे इन्होंने ये माइकलिस मेंटन हाइपोथेसिस के नाम से जिन रिएक्शन को जानते हैं, ये रिएक्शन को इन थ्योरी इसको पोस्टुलेट किया था। अच्छा, ये एक्चुअली ये जो आपकी माइकलिस मेंटन इक्वेशन है ये किन असम्पशंस पे बेस्ड है, हमें नहीं पता कि क्या उन रिएक्शंस में किस तरीके से वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, नहीं बनता है, सिंगल एंजाइम होता है, नहीं होता है, सिंगल सबस्ट्रेट होता है, नहीं होता है, ये सारे क्या है, असम्पशंस हैं। तो इनके बेस्ड पे एक इक्वेशन निकल के आती है कि किस तरीके से आपका रेट ऑफ रिएक्शन या वेलोसिटी होती है रिएक्शन की, कितना सबस्ट्रेट आपका एंजाइम के साथ बाइंड करता है, किस तरीके से आपकी रिएक्शन कंटिन्यू होती है ना। और ये सब होने के बाद जो इक्वेशन आती है उसके बाद एक ग्राफ प्लॉट होता है जिसे आप हाइपरबोला ग्राफ कहते हैं, जिससे आप बताते हैं कि सबस्ट्रेट और एंजाइम के बीच में जो रिएक्शन होती है उसमें मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होती है, केएम वैल्यू क्या होती है, इन सब चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या असम्पशंस थी, असम्पशंस थी कि जितनी भी रिएक्शंस होती हैं जिनमें एंजाइम इन्वॉल्व होता है तो ऐसी असम्पशन थी कि सिंगल सबस्ट्रेट और सिंगल प्रोडक्ट ही इन्वॉल्व होता है। फर्स्ट असम्पशन ये थी। सेकंड असम्पशन ये थी कि जब कोई भी रिएक्शन एक बार स्टार्ट होती है, मतलब जब एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करता है तो जब तक प्रोडक्ट नहीं बनता तब तक वो स्टेडी रेट से एक कॉन्टिन्यूअस चलती रहती है। सेकेंड, उसके बाद ये एक असम्पशन ये थी कि जो आपका सबस्ट्रेट होता है, सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन एंजाइम से बहुत ज्यादा होता है, किसमें, आपके सिस्टम में। नेक्स्ट था आपका ईएस कॉम्प्लेक्स फॉर्म, मतलब कि ये एक असम्पशन ये है कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। और नेक्स्ट है रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ सबस्ट्रेट, मतलब सबस्ट्रेट का डिकम्पोजिशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, ईएस कॉम्प्लेक्स फॉर्म के, मतलब जितना सबस्ट्रेट डिकम्पोज होगा उतना ही एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा। तो ऐसी बहुत सारी असम्पशंस थी जिसके बेसिस पे आपका क्या दी गई, माइकलिस मेंटन इक्वेशन दी गई। तो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि किस तरीके से ये इक्वेशन का डेरिवेशन हुआ है। हाँ जी, तो इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन की बात कर लेते हैं कि क्या इक्वेशन होती है जब कोई भी रिएक्शन कैटेलाइज होती है, तब क्या रिएक्शन होती है। तो रिएक्शन होती है आपकी एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। क्या बनता है आपका एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स और इससे क्या बनता है आगे आपका एंजाइम प्लस प्रोडक्ट। होता क्या है, एंजाइम होता है, एंजाइम की एक्टिव साइट पे कौन बाइंड करता है, सबस्ट्रेट बाइंड करता है। सबस्ट्रेट और एंजाइम की जब बाइंड होती है तो वो बन जाता है आपका एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। रिएक्शन होती है, एंजाइम को जो भी काम करना होता है वो करता है, सबस्ट्रेट को किस में कन्वर्ट कर देता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है और एंजाइम आपका सेपरेट हो जाता है और प्रोडक्ट आपका सेपरेट हो जाता है। ये रिएक्शन होती है ना। और इसमें जो आपका एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट से एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, ये कैसी होती है, आपकी रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। और जबकि आपका जो प्रोडक्ट
बन जाता है, एंजाइम उससे सेपरेट हो जाता है, ये आपकी इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है। ठीक है, तो अगर हम इसके रेट की बात करें तो एंजाइम से सबस्ट्रेट जब बनता है तो इसको हम कहते हैं K1 से प्रेजेंट करते हैं। ये क्या है? रेट कांस्टेंट। K1 क्या है? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म होने का रेट कांस्टेंट। और जब इसका डिसोसिएशन होके वापस से, रिवर्सिबल रिएक्शन है, डिसोसिएशन होके वापस से आपका एंजाइम और सबस्ट्रेट बनता है तो उसको हम किससे प्रेजेंट करते हैं? K-1 से प्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट आपका ES कॉम्प्लेक्स का कन्वर्जन किसमें होता है? प्रोडक्ट बनता है, तो इसको हम किससे प्रेजेंट कर देते हैं? K2 से प्रेजेंट कर देते हैं। तो K1 क्या है? यहाँ पे K1 है, K1 इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ES कॉम्प्लेक्स, फॉर्मेशन ऑफ ES कॉम्प्लेक्स। K-1 क्या है? K-1 है रेट कांस्टेंट फॉर द डिसोसिएशन या ब्रेकडाउन ऑफ द ES कॉम्प्लेक्स। ES कॉम्प्लेक्स का ब्रेकडाउन होता है तो क्या बनेगा? E+S। इसको आप रेट को, इसकी वेलोसिटी को किससे प्रेजेंट करते हैं? रेट कांस्टेंट से, जिसे आप क्या लिख रहे हैं? K-1। K2 क्या है? K2 होता है आपका रेट कांस्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है भाई, तो ये होती है रिएक्शन। अब इस रिएक्शन से कैसे और किस तरीके से आप माइकलिस-मेंटन इक्वेशन को डराइव करते हैं, कैसे आप मैक्सिमम वेलोसिटी निकालते हैं, कैसे आप Km वैल्यू निकालते हैं, Km वैल्यू क्या होती है, उससे क्या पता चलता है, मैक्सिमम वेलोसिटी कब अटेन करता है कोई भी एंजाइम आपका, है ना, ये सारी चीजें हम इस रिएक्शन के डेरिवेशन के बाद देखेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्टिंग से चलते हैं, है ना। तो स्टार्टिंग से क्या लेंगे हम? स्टार्टिंग से ड्यूरिंग इनिशियल, जब आप लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? लॉ ऑफ मास एक्शन, है ना। लॉ ऑफ मास एक्शन में आपने देखा है कि क्या होता है आपका होता है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ES complex is equals to rate of breakdown of ES complex। ये कौन बताते हैं? लॉ ऑफ मास एक्शन। मतलब इससे जो कॉम्प्लेक्स बना है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ES कॉम्प्लेक्स, मतलब ये रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ES कॉम्प्लेक्स इससे बन के आया है, इनसे मिलके बना है ना। इक्वल्स टू क्या होता है? रेट ऑफ ब्रेकडाउन। जब इसका ब्रेकडाउन होगा तो वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो लॉ ऑफ मास एक्शन ये बताता है आपको कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ES कॉम्प्लेक्स इक्वल्स टू रेट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ES कॉम्प्लेक्स। अब आप इसे ऐसे और कैसे लिख सकते हैं? आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या है? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ES कॉम्प्लेक्स, रेट ऑफ, तो लॉ ऑफ मास एक्शन बताता है आपका रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ES कॉम्प्लेक्स, यानी कि किससे मिलके हो रहा है? इससे मिलके आपका क्या बन रहा है? ES बन रहा है। तो आप इसको क्या लिख देंगे? K1, है ना। और आपका क्या आ जाएगा? ES, और इससे क्या बन रहा है आपका? इक्वल्स टू के, रिवर्स होगी रिएक्शन, रेट ऑफ ब्रेकडाउन, तो इसका ब्रेकडाउन होगा तो क्या बनेगा? ES। तो क्या लिख देंगे आपको? आप इसको K-1 ES, ये लिख देंगे आप इसको। अब आप क्या करेंगे? ये K1 को आप इधर ले जाएंगे नीचे, इसको आप इधर ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा आपका? ES डिवाइडेड बाय ES इक्वल्स टू K-1 डिवाइडेड बाय K1। ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते
सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं Km। Km क्या होता है आपका? माइकलिस कांस्टेंट या फिर डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट भी आप इसको बोलते हैं। तो आप इसकी जगह Km लिख सकते हैं। तो आपकी रिएक्शन क्या बन के आएगी? ES डिवाइडेड बाय एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इक्वल्स टू Km। ये क्या हो गई आपकी रिएक्शन 1। अब हम बात करते हैं किसके बारे में? टोटल एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बात करते हैं। तो टोटल एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? टोटल एंजाइम होगी आपकी, टोटल एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बात करते हैं, जिसे आप ET से प्रेजेंट करते हैं। तो ET क्या होता है? टोटल एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है? जितनी उस सिस्टम में ओवरऑल एंजाइम प्रेजेंट है, हम उसकी बात कर रहे हैं। ओवरऑल एंजाइम कितना प्रेजेंट होगा? एक तो वो जिसने सबस्ट्रेट के साथ बाइंड कर लिया वो एंजाइम, इसके अलावा कुछ एंजाइम वहां पे फ्री भी होगा, वो दोनों मिला के आपकी क्या कहलाएंगे? टोटल एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन कहलाएंगे। तो आप कैसे लिख सकते हैं? ET इक्वल्स टू, ये क्या हो गया आपका? फ्री एंजाइम प्लस कौन सा एंजाइम? जिसने सबस्ट्रेट के साथ बाइंड कर लिया वो वाला एंजाइम। तो अगर आप फ्री एंजाइम निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा? E इक्वल्स टू ET माइनस ES, ये निकल के आ गया। ये बन गई आपकी रिएक्शन 2। अब क्या करेंगे आप? इस रिएक्शन 2 की वैल्यू को रिएक्शन नंबर 1 में रखेंगे, है ना? तो क्या लिखेंगे आप? पुट द वैल्यू ऑफ रिएक्शन 2 इन रिएक्शन 1। रिएक्शन 1 में रख देंगे आप वैल्यू। तो जब इस वैल्यू को आप कहां रखेंगे? रिएक्शन 1 में रखेंगे। तो क्या हो जाएगा? इस वाले E की जगह पे आप ये वैल्यू रख देंगे। क्या करेंगे? इस E की जगह पे आप ये वाली वैल्यू रखेंगे। तो क्या हो जाएगा अब आपका? अब हो जाएगा आपका ET माइनस ES, क्योंकि ये किसके साथ है? इस S के साथ, ये मल्टीप्लीकेशन में है। तो आप क्या लिख देंगे? S, और नीचे क्या आ जाएगा आपका? ES इक्वल्स टू Km। ये आ जाएगा आपका, ठीक है? ये रिएक्शन आ गई आपकी। अब आप इस रिएक्शन को सॉल्व कर लेंगे। तो इसको आप इधर ले जाएंगे, है ना, और इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा आपका? ET, ठीक है, ETS माइनस ES इंटू S, क्योंकि इसकी ओवरऑल मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये पहुंच जाएगा आपका इधर। तो ये क्या हो जाएगा? Km, और ये क्या हो जाएगा? Km के साथ क्या पहुंच जाएगा? ES। ये हो गया। अब आपको दिख रहा है यहाँ पे भी ES प्रेजेंट है, यहाँ पे भी। तो आप ES जिनमें है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जिसमें है, उनको आप एक तरफ कर लेंगे। तो इधर क्या बचेगा आपका? ET और इक्वल्स टू, ये कहां पहुंच जाएगा आपका? Km ES, है ना? ये यहां माइनस में, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका ES और ये हो जाएगा आपका S। इस तरीके से आ गया। अब आप क्या करेंगे? इन दोनों में ES कॉमन दिख रहा है आपको, तो यहां से ES को आप कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे आप? ES को यहां से कॉमन ले लेंगे, है ना? तो ES यहां से कॉमन आ गया, तो आपने लिख दिया ES कॉमन आ गया दोनों में से। अंदर क्या बचेगा आपका? Km प्लस S। ये आपका अंदर बच गया। ES आपका दोनों में से बाहर निकल गया, Km प्लस S आपका अंदर बच गया। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बन गई आपकी। अब आप क्या करेंगे? अब आप इस ETS को यहीं पे रहने देंगे और इस Km प्लस S को आप इसके नीचे ले आएंगे, है ना? तो आप क्या लिखेंगे? इस तरीके से। ये तो यहीं रह जाएगा, ES को आप यहीं छोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा आपका ES, और ये इसके नीचे आ जाएगा ETS डिवाइडेड बाय Km प्लस S। ये बन गई आपकी रिएक्शन नंबर 3। रिएक्शन नंबर 3 बन गई। अब हम इसके आगे की बात करते हैं। इसके आगे क्या होता है भाई? रिएक्शन नंबर 3 तक पहुंच गए। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, इधर आ जाते हैं हम वापस से। अभी तक हमने एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म होने की बात की है। अभी तक हमने किसकी बात की है? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म होने की। लेकिन अब हम बात करते हैं किसकी? प्रोडक्ट के फॉर्म होने की। किसकी बात करते हैं? प्रोडक्ट के फॉर्म होने की। तो अब हम बात करते हैं किसकी? रेट ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्मेशन, रेट ऑफ द प्रोडक्ट
फॉर्मेशन, रेट ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्मेशन है ना, वो किसके आपके वो होगा प्रोपोर्शनल होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईएस कॉम्प्लेक्स के, क्योंकि ईएस कॉम्प्लेक्स जितना होगा उतना ही ज्यादा आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो आप इस रेट ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्मेशन को किससे डिनोट करते हैं, K2 से। तो आप लिख देंगे K2 इक्वल्स टू, क्या लिखेंगे आप, सॉरी इसको आप वेलोसिटी की बात कर रहे हैं ना, रेट की बात कर रहे हैं ना, तो इसको लिखेंगे आप V, ठीक है। वेलोसिटी इक्वल्स टू K2, और क्योंकि K2 क्या है, किस रेट से आपका ये प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, किससे फॉर्म हो रहा है, ES से। तो आप लिख देंगे इस तरीके से V वेलोसिटी किस रेट से आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कौन किससे हो रहा है, जितना आपका ES कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा उतना ही आपका प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो ये होगी आपकी रिएक्शन नंबर, क्या आपकी रिएक्शन नंबर 4 हो गई, ये क्या हो गई आपकी रिएक्शन नंबर 4। अब आप क्या करेंगे, इस रिएक्शन नंबर 4 में, इस रिएक्शन नंबर 4 में आप क्या करेंगे, रिएक्शन नंबर 3 की वैल्यू को पुट कर देंगे, पुट वैल्यू ऑफ रिएक्शन 3 इन रिएक्शन 4। आप क्या करेंगे, ये रिएक्शन 4 ES की वैल्यू को, ये जो रिएक्शन 4 की वैल्यू है इसको कहां फिल कर लिख देंगे आप, रिएक्शन 4 में। तो अब आपका क्या बन के आ जाएगा, अब आपका बन के आ जाएगा V इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, K2, V इक्वल्स टू K2 है ना, और आपका इस ES की जगह पे क्या आ जाएगा, ये पूरा आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ETS डिवाइडेड बाय KM प्लस S, ये निकल के आ जाएगा आपका, ठीक है। ये हो गई आपकी रिएक्शन नंबर 5, ये क्या बन गई आपकी रिएक्शन नंबर 5 बन गई आपकी। अब हम बात करते हैं किसकी, ये जो K2ET है ना, यानी कि किस रेट से आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये मैक्सिमम कब हो सकता है, टोटल एंजाइम बाउंड कर रहा है ना, जब टोटल एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड कर लेता है तो उससे ज्यादा आगे आपकी रिएक्शन प्रोसीड नहीं हो सकती है, और उसको उस रिएक्शन की मैक्सिमम वेलोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, उस रिएक्शन की मैक्सिमम वेलोसिटी। मतलब आप बोल सकते हैं कि K2ET है ना, मतलब जहां पे आपका टोटल एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड कर जाए वहां पे आपकी रिएक्शन की आप मैक्सिमम वेलोसिटी मान लेंगे, क्योंकि उससे ज्यादा फिर चाहे आप कितना भी सबस्ट्रेट देते जाओ, जितना आपका एंजाइम ने सबस्ट्रेट के साथ बाइंड कर लिया, उसके बाद अगर ओवरऑल एंजाइम ने सबस्ट्रेट के साथ बाइंड कर लिया तो आप चाहे कितना ही एंजाइम आपका सबस्ट्रेट ऊपर से देते जाओ, आगे की बाइंडिंग नहीं होगी, तो वही आपकी क्या कहलाती है, ओवरऑल मैक्सिमम वेलोसिटी कहलाती है, जिसे आप Vmax लिख सकते हैं। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, इस ET की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, Vmax। तो ये हो गया आपका V इक्वल्स टू Vmax S डिवाइडेड बाय Km प्लस S। इसी को आप जानते हैं किसके नाम से, माइकलस मेंटन इक्वेशन के नाम से। इसी इक्वेशन को आप किस नाम से जानते हैं, माइकलस मेंटन इक्वेशन के नाम से। और इस इक्वेशन से आपको क्या समझ में आता है, इस इक्वेशन से एक ग्राफ बनता है जिसमें आपको मैक्सिमम वेलोसिटी, Km वैल्यू और सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन किस हिसाब से वेलोसिटी शो करती है वो सब देखने मिलेगा। तो मैं अब ग्राफ प्लॉट करके आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट बोल बस। अब इसके बाद इन्होंने जो ग्राफ प्लॉट किया था, जिसको आप हाइपरबोला कर्व के नाम से जानते हैं, हम उस ग्राफ के बारे में बात कर लेते हैं, जो किसके बीच में होता है, वेलोसिटी, किसके बीच में, वेलोसिटी और सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन के बीच में होता है।
और ये किस तरीके से होता है, इस तरीके से। इसको बोलते हैं आप हाइपरबोला कर्व। और इसमें ये क्या होती है आपकी, ये जो है ये शो करता है आपका V max को, किसको, V max को। और यहाँ पे इसके हाफ में ये प्रेजेंट होती है आपकी Km वैल्यू। अच्छा, अब इससे आपको क्या समझ में आया, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो, जैसे जैसे सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ बाइंड करता जाता है वैसे वैसे वेलोसिटी इंक्रीज होती जाती है। वेलोसिटी इंक्रीज हुई, लेकिन एक पॉइंट के बाद आप कितना ही भी सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं लेकिन वेलोसिटी इंक्रीज नहीं हो रही है। इसको आप बोलते हैं V max। जब आप कितना ही भी सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करते रहे लेकिन वेलोसिटी इंक्रीज ना हो, तब उस पॉइंट को आप क्या बोलते हैं, एंजाइम का सैचुरेशन पॉइंट। यानी कि उस सैचुरेशन पॉइंट पे आपकी रिएक्शन मैक्सिमम वेलोसिटी को अटेन करती है, जिसे आप V max के नाम से जानते हैं। ठीक है। अच्छा, ये मैक्सिमम वेलोसिटी कब आती है, जब आपका जितना एंजाइम उसके अंदर प्रेजेंट है वो सारा एंजाइम आपके सबस्ट्रेट के साथ बाइंड कर जाता है। जैसे स्टार्टिंग में assumptions में बताया था कि सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन से, तो वही बात यहाँ पे है। आपका ओवरऑल एंजाइम अगर सबस्ट्रेट के साथ बाइंड कर जाता है तो एंजाइम बचा ही नहीं सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करने के लिए, तो फिर चाहे आप कितनी भी सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करते जाएं, मैक्सिमम उससे ज्यादा वेलोसिटी रिएक्शन की नहीं होगी, उससे ज्यादा रेट इंक्रीज नहीं होगा। तो उसको आप किससे कहते हैं, V max से बोलते हैं, यानी कि मैक्सिमम वेलोसिटी बोलते हैं आप उसको। अच्छा, ये Km वैल्यू क्या होती है, Km वैल्यू क्या होती है, Km वैल्यू वो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन होती है। Km वैल्यू क्या होती है, वो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन होती है जो हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी होती है। जो कब अटेन होती है, मैक्सिमम वेलोसिटी के हाफ पे जो अटेन होती है वो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन आपकी क्या कहलाती है, Km कहलाती है। क्या कहलाती है, Km। Km क्या है, जब Vmax के हाफ, Vmax की हाफ पे जब आप सबस्ट्रेट पे प्लॉट करेंगे तो वो क्या कहलाएगी, आपकी Km कहलाएगी। Km से आपको क्या पता चलता है, अगर Km वैल्यू आपकी कम है ना, जितनी कम आपकी Km वैल्यू होगी, लेस Km वैल्यू, मतलब क्या है इसका, जो आपका सबस्ट्रेट है उसने टाइटली आपके एंजाइम के साथ बाइंड किया है और उतनी ही जल्दी वो V max को अटेन कर लेगा, मतलब रिएक्शन रेट क्या है उसका, हाई है। ठीक है। नेक्स्ट किसकी बात करते हैं, अगर मोर है Km वैल्यू, मतलब अगर Km वैल्यू आपकी यहां पहुंच जाए, है ना, यहां पहुंच जाए, है ना, तो मोर Km वैल्यू मतलब कि आपका जो लूजली एंजाइम के साथ उसने बाइंड किया है, मतलब आपकी जो रेट है वो कैसा है, स्लो है। तो इस तरीके से आप यहां से V max और Km वैल्यू के बारे में बता सकते हैं। यहाँ पे अगर आप आए तो यहाँ पे ये बताता है जितनी आपकी कम Km वैल्यू होगी उतनी ही आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी, उतना ही आपका रेट हाई होगा। जितना रेट हाई होगा उतनी ही कम आपकी Km वैल्यू होगी। ठीक है। तो इस तरीके से इससे आपको पता चलता है कि रिएक्शन की मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होती है, Km वैल्यू क्या होती है, इन सब चीजों के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अभी भी इसमें आपका एक और साइंटिस्ट आए थे, हेल्डेन, उन्होंने भी कुछ मॉडिफिकेशन किया था, उसके बारे में और देख लेते हैं। छोटा सा मॉडिफिकेशन है, लेकिन इससे भी, क्योंकि यहाँ पे आपको एग्जैक्ट पॉइंट नहीं मिलता है ना, आप एग्जैक्ट मैक्सिमम वेलोसिटी को नहीं बता सकते हैं, आप एग्जैक्ट Km वैल्यू को नहीं बता सकते हैं। क्या यहाँ पे कोई आपको एग्जैक्ट पॉइंट मिल रहा है, मतलब ये ऐसे ऐसे चलता रहेगा, तो आपको एग्जैक्ट V max वैल्यू नहीं पता चलती है, एग्जैक्ट Km वैल्यू नहीं पता चलती है। तो ये करने के लिए आपका इसका रेसिप्रोकल करके क्या दिया गया था, डबल रेसिप्रोकल प्लॉट दिया गया था, जिसे आप लाइन-वीवर-बर्क प्लॉट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हम उसके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। तो अभी हम छोटा सा हेल्डेन मॉडिफिकेशन है उसके बारे में देख लेते हैं कि हेल्डेन ने क्या उसमें मॉडिफिकेशन किया था। हेल्डेन ने इसी इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया था। क्या किया था हेल्डेन ने, हेल्डेन मॉडिफाइड this equation बस छोटा सा मॉडिफिकेशन किया था हेल्डेन ने। हेल्डेन ने क्या किया था, जैसे आपने अभी जो आपने माइकल्स लाइन में पढ़ा उसमें आपने क्या देखा, रेट यानी कि केवल रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ES कॉम्प्लेक्स यानी कि ES इक्वल
इक्वल्स टू रेट ऑफ ब्रेकडाउन यानी कि K-1 ऑफ द ES कॉम्प्लेक्स, है ना, ये बताया था किन्होंने, आपके माइकलस मेंटन ने। लेकिन इन्होंने क्या बताया कि इससे प्रोडक्ट भी तो फॉर्म होता है, रिएक्शन यहाँ रुक थोड़ी जाती है, रिएक्शन तो आगे भी प्रोसीड होती रहती है ना। तो इन्होंने ये बताया था कि ये रिएक्शन आगे भी चलती रहती है, यहाँ पे रिएक्शन का ये इंटरमीडिएट बनता है, सिर्फ आगे भी रिएक्शन चलती रहती है। तो प्रोडक्ट जो बनता है क्या लिखेंगे आप आगे लिखते हैं आप प्लस K2 और क्या बनेगा आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, है ना। तो आप क्या लिखेंगे ES, K2 ES से ही तो आगे प्रोसीड होकर प्रोडक्ट बन रहा है आपका, है ना, प्रोडक्ट आपका ES से ही तो आगे प्रोसीड होकर बन रहा है। तो इन्होंने ये एक्स्ट्रा ऐड किया था और इससे इन्होंने कैसे ड्राइव किया इक्वेशन को, इस तरीके से। तो K1, ठीक है, ये आपका इधर ले जाओ सारा, है ना, तो आपका क्या हो जाएगा, यहां पे आप लिख सकते हैं इस तरीके से ES इक्वल्स टू, इनको बाहर निकाल लो, K-1 प्लस K2, है ना, और आपका ES इसमें से आपने कॉमन ले लिया, ठीक है, ES को आप इधर ले आओ और इसको आप इधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा आपका ES, इसको आप इधर ले आओ ES को, ES, ठीक है, इक्वल्स टू, ये चला जाएगा आपका इधर, तो K-1 प्लस K2 डिवाइडेड बाय K1, और इसको इन्होंने बोला क्या, Km के नाम से इसको बोला, यानी कि इसको इन्होंने डिसोसिएशन कांस्टेंट या माइकलस कांस्टेंट के नाम से बोला। और ये बताया इन्होंने, इस तरीके से आपकी ये इक्वेशन बनती है और ये आगे उसी तरीके से प्रोसीड होगी डेरिवेशन जैसे आपकी माइकलस मेंटम हुई है। बस उन्होंने जो चेंज किया था वो ये किया था K2ES, मतलब कि आगे ये रिएक्शन यहाँ इंटरमीडिएट पर रुक नहीं जाती है, वो आगे प्रोसीड होती रहती है, और रेट ऑफ द फॉर्मेशन को भी इन्होंने इसके साथ जोड़ा था, तब ही ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। इस तरीके से किसने, हेल्डेन ने इस रिएक्शन को मॉडिफाई किया था। बाकी रिएक्शन का डेरिवेशन एज इट इज होगा जैसे आपने माइकलस मेंटम इक्वेशन के डेरिवेशन को देखा है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लाइन विव बर्क प्लॉट के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।